गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नंद किशोर सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पार्ट 8 समास का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अब तक हमने देख लिया प्यारे बच्चों कि समास जो है दो समास हमने देख लिए थे। तो इसको एक बार वापस देखते हैं कि अब तक हमने क्या क्या देखा। समास की परिभाषा को हम देखते हैं कि समास को हम संक्षिप्त भी कहते हैं, उसका संक्षिप्त रूप भी कर सकते हैं। जैसे दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसमें हमने देखा था समस्त पद में होता है कि समास रचना से बनने वाला शब्द क्या कहलाता है? समास पद या सामासिक शब्द। जैसे कर दिया राधा कृष्ण, ये राधा कृष्ण जो है वो समस्त पद है, और जब इसको अलग करते हैं तो राधा और कृष्ण हो जाता है। और इसमें पूर्व पद, जो दो पदों में पहला पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है। जैसे राधा जो है वो पहला पद है, और उत्तर पद समस्त पद का दूसरा पद क्या कहलाता है? उत्तर मतलब बाद वाला पद, वो क्या कहलाता है? उत्तर पद। जैसे कृष्ण। अब जैसे देखिए भारत रत्न, भारत जो है पूर्व पद है और रत्न है वो उत्तर पद है। गंगा जल, गंगा जो है पूर्व यानी पहला पद और जल है वो उत्तर यानी बाद वाला पद। समास विग्रह। अब सामासिक शब्द के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं, ठीक है ना। जैसे युद्ध भूमि, तो युद्ध के लिए भूमि, तो इसमें हमने कारकों का प्रयोग किया है। जैसे शिव भक्त, शिव का भक्त, ठीक है ना। तो इसमें शिव का, अब का से ही भक्त को अलग करते हैं, इसमें मतलब संबंध कारक है। फिर देखा हमने समास के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं, जिसमें अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो ये 6 भेद हो गए। अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास यानी कि जिस समस्त पद में पहला पद प्रधान हो, क्या कहा? जिस समस्त पद में पहला पद प्रधान और अवयव हो, और समस्त पद भी अवयव बन जाता है, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। अब देखिए यथा संभव, अब यथा मतलब जैसा, ठीक है। ये पद क्या है? अवयव है और प्रधान भी है, तो समास विग्रह क्या हो गया? जैसा संभव हो। फिर देख लिया अनजान, अन क्या है? अवयव है, तो बिना जान पहचान के। फिर एक तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, क्या कहा? उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद प्रधान हो, समस्त पद के बीच में कारक चिन्ह का लोप हो, और उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। पूजा घर, पूजा के लिए घर। रेल यात्रा, रेल द्वारा यात्रा, ठीक है। इस प्रकार प्रसर्गों का यहाँ लोप हो जाता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कर्म धारे समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में आप प्यारे बच्चों देखिए, जिस समस्त पद का पूर्व पद, क्या? पूर्व यानी पहला पद, पहला पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो, तो
हो या दोनों में उपमेय और उपमान का संबंध हो। उपमेय मतलब ये होता है कि जिसकी तुलना की जाए। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। उपमेय और उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब ठीक है ना। अब जैसे एक पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य। अब जैसे काला सांप, अब ये सांप जो है वो विशेषण हो गया, विशेषण। और काला जो विशेषण हो गया और सांप जो है वो विशेष्य हो गया। क्लियर। अब देखिए समस्त पद और समास विग्रह। महात्मा, समस्त पद क्या है? महात्मा। समास विग्रह, महान है जो आत्मा। आत्मा कैसी है? महान है, बड़ी है। नील गाय, नीली है जो गाय। अब ये महान जो है वो विशेषण है, आत्मा जो है वो विशेष्य है। उसी प्रकार विद्या धन, विद्या रूपी धन। कमल नयन, कमल के समान नयन। अब जो ये कमल हो है वो क्या? उपमान है, क्योंकि जिससे तुलना की जा रही है। नयन क्या है? उपमेय है, जिसकी तुलना कर रहे हैं, जिसकी तुलना कर रहे हैं। ठीक है ना। वज्र देह, वज्र मतलब कठोर, देह मतलब शरीर। वज्र के समान देह, के समान, वज्र के समान देह। अब देखिए कर्मधारय में विशेष बात देखिए, विशेष। अब उनमें दो शब्द आए थे, उपमान और उपमेय। उपमान, उपमान का अर्थ देखिए जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। और उपमेय का अर्थ जिसकी तुलना की जाए। अब जैसे मान लो आ जाए चंद्रमुखी, क्या आ जाए? चंद्रमुखी। अब जो चंद्र है वो क्या है? उपमान है, और मुख क्या है? उपमेय है। ठीक है ना। उसी प्रकार कमल नयन, कमल के समान नयन। अब जो कमल है वो उपमान है और जो नयन है वो उपमेय है। ठीक है ना। इस प्रकार आपको चेक करना है। देखिए अब चौथा समास देखिए, द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। जिस सामासिक पद के दोनों पद, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो
दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में और, या, तथा, एव आदि आदि नहीं आदि योजक चिन्ह, योजक यानी जोड़ने वाले, योजक का चिन्ह ये होता है, योजक शब्दों का लोप होता है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है दाल रोटी, क्या शब्द दिया हुआ है, दाल रोटी, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया, दाल और रोटी और शब्द दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं लाभ हानि, लाभ और हानि, देश विदेश, देश और विदेश, अमीर गरीब, अमीर और गरीब। फिर देख लेते हैं माता पिता, तो हो जाएगा माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। ये भी अन्य उदाहरण भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार आपको नए नए उदाहरण लेकर भी बनाना है। जैसे 3-4 जनों के नाम ले लिए, या फिर देख लिए महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, तो फिर इनके बीच बीच में क्या अपन महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, इस प्रकार भी अपन सब ये बना सकते हैं। जो अपनी क्लास में हम सभी विद्यार्थी बैठे रहते हैं तो वो भी एक द्वंद्व समास में ही बैठे रहते हैं। जब उनका नाम वगैरह लिया जाता है वो भी एक द्वंद्व समास में ही उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए द्विगु समास, द्विगु का नाम आते ही शब्द के आगे पहला पद जो है वो संख्यावाची होगा। क्या होगा, संख्यावाची होगा। जिस समस्त पद का पूर्व यानी पहला पद कैसा हो, संख्यावाची हो, संख्यावाची विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे अब देखिए समस्त पद और समास विग्रह। दोपहर, दो पहरों का समूह, संख्या कितनी आएगी, 2 आ गई, ठीक है ना। पंचभुज, पंचभुज में आप देखिए 5 भुजाओं का समूह, 5 भुजाओं का समूह। फिर देखिए तिरंगा, तिरंगा में देखिए 3 रंगों का समूह। त्रिफला, त्रिफला में देखिए 3 फलों का समूह, ठीक है ना। फिर अपन अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, पंचवटी, त्रिलोक, पंचवटी में 5 वटों का समूह, 3 लोकों का समूह, है ना। अब देखिए बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान यानी कि मुख्य न होकर तीसरा पद या अन्य पद
क्या हो, प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी कि इसमें यह है कि दोनों, जो इस समास में दो पद होंगे, दोनों पद प्रधान नहीं करके इसका कोई तीसरा ही पद प्रधान हो, यानी कि कोई इसका तीसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे देखते हैं नीलकंठ। अब नील और कंठ, ये जो नीलकंठ जो है ना, ये दो पद है, ठीक है। अब इसका देखते हैं समास विग्रह क्या होगा। नीला है कंठ, कंठ यानी गला, जिसका, अर्थात वे कौन है, कौन हो जाएंगे, ये दोनों हो गए, नीला भी हो गया और कंठ भी हो गया। अब इसका वापस तीसरा भी अर्थ निकलता है, जो प्रधान होगा वह है शिव। क्या है, शिव। देखिए चंद्र शेखर, चंद्र यानी चंद्रमा, शेखर दूसरा पद हो गया। चंद्र है शिखर, शिखर यानी मस्तक पर, जिसके यथार्थ वो कौन है, तो तीसरा अर्थ हो गया शिव। षडानन, छह हैं मुख, जिसके, अर्थात वो कौन है, कार्तिकेय। कार्तिकेय पता है ना, भगवान शिव के ही पुत्र थे। चक्र पाणी, चक्र है पाणी यानी कि हाथ में, जिसके, अर्थात विष्णु। चक्र और पाणी, पाणी ने हाथ, जिसके अर्थात भगवान विष्णु। अब मान लो ये ले लिया कि वीणा, वीणा पाणी तो जगह, वीणा है पाणी यानी कि हाथ में, जिसके, अर्थात क्या हो जाएगा, माँ सरस्वती, विद्या की देवी, माँ सरस्वती। सरस्वती माँ के हाथ में वीणा होती है ना। तो देखिए आगे कर्मधारय व बहुब्रीहि समास। अपन कई बार कंफ्यूज हो जाते कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में। कर्मधारय में दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य या उपमेय या उपमान होता है, जिसकी तुलना की जाती है और जिससे तुलना की जाती है का संबंध। जबकि बहुव्रीहि में दोनों पद किसी अन्य पद यानी कि तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। समस्त पद पीताम्बर है, पीत यानी कि पीला, यानी कि पीला। पीत विशेषण हो गया, अंबर विशेष्य हो गया, तो ये कर्मधारी है। पीताम्बर वापस यही देखते हैं, पीत है अंबर जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके, वो कौन है, विष्णु, तो बहुब्रीहि हो गया। फिर देखिए महात्मा, महान है जो आत्मा, तो वो कर्मधारय हो गई। फिर महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, महान है आत्मा जिसकी, वो कौन हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। तो इसमें साधु या सज्जन पुरुष अर्थ हो जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपको वीडियो ढंग से सुनना है, समझना है और ढंग से ही कार्य को करना है। थैंक यू।